अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम कर रहे हैं ऑटम 2025 का क्वेश्चन नंबर 4। इन्वेंट्रीज के टॉपिक से ये क्वेश्चन रेलेवेंट है और इस क्वेश्चन से अगेन आपकी बहुत सारी नॉलेज में एक इजाफा होगा और आपको कुछ नए एंगल से इन्वेंट्री की चीज़ें कैलकुलेट करने को और सीखने को मिलेंगी। सवाल की रिक्वायरमेंट है, कंप्यूट द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरीज आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द अबव एडजस्टमेंट्स। 10 मार्क्स का सवाल है। चलें जी, इसकी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको इस वीडियो से फायदा हो और आपको चीजें सीखने को मिले। सवाल क्या कहते हैं भाई? सवाल कहता है एम आई लिमिटेड MIL प्रोड्यूसेस वेरियस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग F&G। F&G दो प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी, बहुत सारी में से दो प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है। MIL applies the weighted average method for inventory valuation। आपको मालूम होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज मेथड, मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। The information provided to the external auditors in support of the draft financial statements for the year ended 31st August 2025 is as follows। कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास। एक रॉ मटेरियल है आर, उसकी इंफॉर्मेशन है, और फिनिश गुड्स में दो फिनिश गुड्स की एफ और जी, दो फिनिश गुड्स की इंफॉर्मेशन है। अच्छा देखिए, इन्वेंट्री में तीन चीजें आ जाती हैं वैसे तो। आपके पास कंज्यूमेबल्स भी आ रहे होते हैं, लेकिन आप अभी तीन चीजें समझ लें। एक चीज कहलाती है रॉ मटेरियल, एक कहलाता है वर्क इन प्रोसेस, और एक कहलाता है फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल आपका वो मटेरियल होता है, वो इन्वेंट्री होती है जिस पर आप कन्वर्जन कॉस्ट को इनकर करोगे और कन्वर्जन कॉस्ट को इनकर कर कर उसको एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे। मिसाल के तौर पर एक फर्नीचर बनाने वाला अगर है तो उसके लिए वुड जो है वो रॉ मटेरियल है। वुड से वो लेट से अगर बेड बनाता है, टेबल बनाता है, तो वो फिनिश गुड्स है। वुड लकड़ियों की शीटें आएंगी, उस पे वो कन्वर्जन कॉस्ट इनकर करेगा। सर कन्वर्जन कॉस्ट किसको कहते हैं ये भी रिकैप करवा दें। कन्वर्जन कॉस्ट जो है उसमें दो चीजें आ जाती हैं, अमूमन ओवरहेड्स और लेबर का खर्चा। तो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर वुड परचेज करेगा, वुड के बाद वो लेबर को हायर करेगा और ओवरहेड्स के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे, या फर्नीचर की पॉलिश के खर्चे, ग्लू का खर्चा, स्क्रू का खर्चा, कंज्यूमेबल्स का खर्चा, इस तरह का खर्चा इनकर करेगा, बिजली खर्च होगी, ये सारे ओवरहेड्स होंगे, और इसको एक फिनिश गुड्स की शक्ल दे देगा। अच्छा, अगर मैं वुड लेकर आया और फर्नीचर 15 दिन में बनेगा, मिसाल के तौर पे एक बिस्तर है जो 10 दिन में तैयार होगा, तो मैंने वुड खरीदी थी शीटों की फॉर्म में, और मैंने उन शीटों के टुकड़े कर 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 रख दिए थे अपने पास गोडाउन में, वेयर हाउस में, जहां पर उससे मुझे बिस्तर बनाना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फिल वक्त ये वर्क इन प्रोसेस कहलाएगा। वर्क इन प्रोसेस बीच का हिस्सा है। वर्क इन प्रोसेस में इन्वेंट्री ना उस शक्ल में होती है जिस शक्ल में आपने उसको खरीदा था। वर्क इन प्रोसेस में इन्वेंट्री ना उस शक्ल में होती है जिस शक्ल में आपने उसको खरीदा था, ना उस शक्ल में होती है जिस शक्ल में आप उसको कन्वर्ट कर कर पहुंचाना चाह रहे हो। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास रॉ मटेरियल आर है, उसका ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस या प्रोडक्शन। परचेजेस होगी रॉ मटेरियल की, प्रोडक्शन होगी उससे फिनिश गुड्स की, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। द ऑडिटर्स आर आल्सो इन्फॉर्म्ड दैट फैक्ट्री ओवरहेड्स वर 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी कि जो कन्वर्जन कॉस्ट है उसमें लेबर और ओवरहेड्स है। लेबर जितना भी होगा, ओवरहेड्स उसका 60% होगा। फर्दर देयर वर नो ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। इस सवाल में बड़ी आसानी हो गई, कोई भी वर्क इन प्रोसेस मौजूद नहीं है। While reviewing the information, the auditors have identified the following errors. Number one, पहला एरर क्या है? 526,329 incurred during the year on transportation of raw material R to the factory was erroneously by mistake charged to administration expense। ये administration expense नहीं है। Raw material R is used in the production of product F only। रॉ मटेरियल आर एफ की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, और रॉ मटेरियल आर को लेकर आने के लिए मैंने कैरेज इनवर्ट्स की कॉस्ट पे करी थी। कैरेज इनवर्ट्स का मतलब ये होता है डिलीवरी चार्जेस जो आप परचेजेस के वक्त पे करते हो।
जो आप रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए पे करते हो, जो आप रॉ मटेरियल को मंगवाने के लिए पे करते हो, जो आप रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करने के लिए पे करते हो। तो लिखते हैं ₹526,329 incurred during the year on transportation of raw material R to the factory was erroneously by mistake charged to admin expenses। ये admin expense नहीं है। रॉ मटेरियल R is used in the production of F only। अब पता है इस एरर का क्या होगा? ये एरर ना सिर्फ R में है, R में तो है ही, लेकिन इसकी वजह से जो प्रोडक्ट F है, इसकी वजह से जो प्रोडक्ट F है उसकी इन्वेंट्री में भी मसला आ गया है। उसकी भी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, उसकी जो कॉस्ट कैलकुलेट हुई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो ठीक नहीं है। क्योंकि रॉ मटेरियल आर की अकाउंटिंग अगर ठीक होगी तो वो आर की जो कॉस्ट होगी वो एफ में जाती है, वो ठीक होगी। अच्छा सर, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होनी क्या चाहिए? देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि अगर कैरेज इनवर्ट्स की कोई कॉस्ट है, अगर कोई कैरेज इनवर्ट्स की कॉस्ट है, इन्वेंट्री को प्रेमिसेस पे लेकर आने की कॉस्ट है, आप अपनी इन्वेंट्री को अपनी लोकेशन पे लेकर आ रहे हो, तो उसकी कॉस्ट परचेजेस में ऐड होती है। यानी कि इसका मतलब एरर किस जगह है? एरर एक तो इस जगह है, ये 21 मिलियन नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। बात समझ रहे हैं आप? और दूसरा एरर प्रोडक्ट एफ में, ये प्रोडक्शन की जो वैल्यू है इसमें भी है। दो जगह पर एरर्स हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है जी। हमें यही गलतियां यही एरर जो है वो ठीक करने हैं, यही हमारा काम है। अच्छा, हम देख लेते हैं प्रोडक्ट आर से रेलेवेंट और कोई बात है। पॉइंट नंबर 2 एफ के बारे में है। पॉइंट नंबर 3 जो है वो जी के बारे में है। तो मेरे ख्याल में आर से रेलेवेंट और कोई बात नहीं है। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम जो आर है ना, प्रोडक्ट आर है, उसकी ठीक वैल्यू पर चले जाते हैं। सवाल का आसान सा हिस्सा है कि आर में एक ही एरर है, उसको ठीक कर लेते हैं। वो हमारा रॉ मटेरियल था। तो चले जल्दी से देख लेते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सवाल को 1 से 2 बार रीड कर लेना है, ताकि आपके जहन में इंफॉर्मेशन जो है वो बैठ जाए। और जब हम सोल्यूशन की तरफ जाएं तो आपको बार बार रेफर ना करना पड़े, या आपको अंदाजा हो कि क्या बात लिखी हुई थी। तो काइंडली सवाल को 1 से 2 बार रीड कर लें। पॉइंट नंबर 2 और 3 मैंने नहीं रीड किए, लेकिन फिर भी आप उसको रीड जरूर कर लें, ताकि हम सोल्यूशन की तरफ जाएं। चले जी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पॉज कर आपने रीडिंग करी होगी। अब हम रॉ मटेरियल आर की बात कर लेते हैं। रॉ मटेरियल आर की टोटल परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर गिवन, जो परचेजेस की वैल्यू दी हुई थी वो थी 1.6 मिलियन की क्वांटिटी और 21 मिलियन की कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन इनकी कॉस्ट यानी कि कैरेज इनवर्ट्स की कॉस्ट, यानी कि रॉ मटेरियल को लेकर आने की कॉस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होती है, तो इसको हमने ऐड किया। ये मेरी ठीक वाली वैल्यू आ गई। अभी मैंने इसको एडमिन एक्सपेंसेस में ले गया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले गया था, मैंने इसको रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ऐड नहीं किया था, हालांकि ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। एट कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि अब मेरे पास दुरुस्त वैल्यू परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर की ये है 21526,329, जो कि 1.6 मिलियन यूनिट्स है। ओपनिंग इन्वेंट्री में 2 लाख यूनिट्स है जिसकी ये वैल्यू थी। इन दोनों को ऐड किया तो वैल्यू आ गई 23926,329, और यूनिट्स बन गए 1.8 मिलियन। कंपनी यूज कर रही है वेटेड एवरेज मेथड। कंपनी क्या यूज कर रही है? कंपनी यूज कर रही है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है कि टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड कर एक एवरेज रेट कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो आपने बिल्कुल ऐसा ही किया। ये 13.292405 का रेट कैसे आया होगा? 23926,329 की इन्वेंट्री है, और ये 1800,000 यूनिट्स है। तो पर केजी रॉ मटेरियल का रेट 1329,240 आ रहा है। ठीक है। हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की ठीक वैल्यू बतानी थी। क्लोजिंग वैल्यू के 2,20,000 यूनिट्स है। यूनिट्स में कोई गलती नहीं है। और एज पर करेक्शंस के बाद 1 किलो की वैल्यू 13.292405 होनी चाहिए, लिहाजा जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू 2924329 होनी चाहिए। ये हमने प्रोडक्ट आर को ठीक कर लिया। सबसे पहला जो काम मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं वो ये है कि वीडियो को पॉज कर इसको ठीक से समझ ले। हमने वेटेड एवरेज मेथड यूज किया। वेटेड एवरेज मेथड के इस्तेमाल के साथ साथ हमने इन्वेंट्री की वैल्यू को करेक्ट किया। इन्वेंट्री की वैल्यू को करेक्ट कर और फिर नया वेटेड एवरेज मेथड निकाला, रेट निकाला, और उस रेट पर आपका क्लोजिंग स्टॉक भी वैल्यूड होगा। वेटेड एवरेज मेथड के बेसिक लेक्चर्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, उसका आप लोगों को आइडिया ऑलरेडी मौजूद है। फिर आ जाते हैं एफ पर। अच्छा, अब याद रखें कि पॉइंट नंबर 1 में जो गलती हुई है, इसका
एफ पर भी इंपैक्ट होगा, यानी कि ये जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है इसमें जो इन्वेंट्री की कॉस्ट इंक्लूड हुई है वो भी गलत है। इसे क्योंकि रॉ मटेरियल की ही कॉस्ट इसमें ऐड हुई होगी, और जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट में गलती निकली तो यहाँ पर भी गलती निकली। इसके साथ साथ कहता है 5% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्ट एफ was actually incurred on a special order for another product। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट का 5%, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट का 5% जो मैंने एफ में शामिल कर दिया है वो एफ का नहीं था, वो किसी और प्रोडक्ट का था, गलती से यहां शामिल कर दिया। पॉइंट नंबर 3 प्रोडक्ट जी से रिलेवेंट है, तो अब एफ की ठीक ट्रीटमेंट कर लेते हैं। एफ की अमाउंट्स याद रखिएगा, ओपनिंग स्टॉक की, प्रोडक्शन की और क्लोजिंग इन्वेंट्री की। अब एफ के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो गिवन है वो 44,400,000 है, लेस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम बिफोर करेक्शन। करेक्शन करने से पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की जो वैल्यू इसमें शामिल होगी वो आप हटा रहे हैं। अब देखिए ना होगा क्या, जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है दौरान साल, ड्यूरिंग द ईयर आपने जो भी प्रोडक्शन करी, ड्यूरिंग द ईयर आपने जो भी प्रोडक्शन करी उसकी कॉस्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें रॉ मटेरियल शामिल होता है, इसमें लेबर की कॉस्ट शामिल होती है अमूमन, और इसमें ओवरहेड्स की कॉस्ट शामिल होती है ना? अच्छा, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो कैसे आती है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब ये जो 44.4 मिलियन की कॉस्ट है ये गलत भी है। इसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की जो कॉस्ट है वो गलत है, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट इन इटसेल्फ गलत थी, कैरेज इनवर्ट्स की अमाउंट उसमें शामिल नहीं हुई हुई थी। तो पहले तो मैं इसमें से गलत कॉस्ट को निकाल रहा हूँ, इनकरेक्ट वैल्यू को निकाल रहा हूँ। आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना? 24,00,000,000। एड परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 21,000,000, लेस क्लोजिंग स्टॉक 28,60,000। तो आपके पास रॉ मटेरियल कंज्यूम 2054,000,000 आ जाता है। ये 2054,000,000 आपने निकाला, तो अब जो बच गया वो कन्वर्जन कॉस्ट। सर कन्वर्जन कॉस्ट किसका नाम होता है? लेबर और ओवरहेड्स को कंबाइन कर दें, लेबर और ओवरहेड्स को कंबाइन कर दें, लेबर और ओवरहेड्स की टोटल अमाउंट को हम कन्वर्जन कॉस्ट कहा करते हैं। अब ये कन्वर्जन कॉस्ट भी गलत है। कन्वर्जन कॉस्ट क्यों गलत है? पॉइंट नंबर 2 देखें। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ था 5% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्ट एफ was actually incurred on a special order for another product। वो एफ का खर्चा ही नहीं था। एक और बात यहां पर जो लिखी हुई है, द ऑडिटर्स वर आल्सो इन्फॉर्म्ड दैट फैक्ट्री ओवरहेड्स वर 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फर्दर देयर वर नो ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। लेट से आपकी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है 100 रुपए, ठीक है जी, और लेट से कि आपकी जो ओवरहेड्स है ना उसकी कॉस्ट है 60। टोटल कितना बन गया? टोटल बन गया 160। क्योंकि सवाल में ये लिखा हुआ है कि वेरिएबल ओवरहेड जो होते हैं वो लेबर की कॉस्ट का 60% होता है। तो अगर लेबर की कॉस्ट 100 है तो वेरिएबल ओवरहेड 60 होंगे और टोटल अमाउंट 160 होगा। मैंने करा क्या होगा, ये 60 कैसे कैलकुलेट किया होगा? लेबर की कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 60%। बात समझ रहे? तो ये आ गया 160। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि यहां पर जिस तरह से लिखा हुआ है 5% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्ट एफ was actually incurred on a special order for another product। मैं ये कहूँगी यार ये जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आपने यहाँ 100 लिखी है, इस 100 का 5% एफ से बिलोंग नहीं करता था, आप इसको दुरुस्त करें। तो आप कहेंगे कि सर 100 का 5% अगर एफ से बिलोंग नहीं करता था, 100 का 5% अगर एफ से बिलोंग नहीं करता था, तो इसका मतलब 95% एफ से बिलोंग करता था। बिल्कुल 95% एफ से बिलोंग करता था। अब आपके वेरिएबल ओवरहेड्स आपकी लेबर की कॉस्ट का 60% है। तो अगर वेरिएबल ओवरहेड्स लेबर की कॉस्ट का 60% है तो इसकी नई अमाउंट कैसे आएगी? 95 इंटू 60% से। बात समझ रहे?
इसकी अमाउंट कैसे आएगी? 95 इंटू 60% से। ये कितना हो जाएगा? 152। पहले इस एग्जाम्पल को तसल्ली से समझ लीजिएगा। अब एक और बात मैं आपसे करता हूं कि सर ये 152 डायरेक्ट नहीं आ सकता था। देखिए अब गौर से सुनिएगा, अगर ये 5% से कम होगा, अगर ये लेबर की कॉस्ट 5% से कम होगी, अब अगर लेबर की कॉस्ट में 5% का डिक्रीज है और वेरिएबल ओवरहेड्स लेबर की कॉस्ट का 60% है, तो इसमें भी 5% की ही कमी होगी। यानी कि आपका इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका ये था कि 100 का अगर आप 95% ले रहे हैं, अगर लेबर की कॉस्ट को 5% से कम कर रहे हैं, तो आपके वेरिएबल ओवरहेड्स भी जो कि 60 थे वो 5% से ही कम होंगे, और आपका टोटल अमाउंट इस तरह से भी 152 बनेगा। मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूं या बताना क्या चाह रहा हूं? बताना ये चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि सही वाली वेरिएबल ओवरहेड्स की अमाउंट के लिए आप लेबर की कॉस्ट का 60% लें। आप पुराने वाली वेरिएबल ओवरहेड्स को भी 95% ले सकते थे, वही बनेगा। सर क्या 152 और किसी तरीके से कैलकुलेट हो सकता है? हाँ। आप क्या करें, ये आपकी पुरानी कॉस्ट है। अगर लेबर 5% से कम होगा तो वेरिएबल ओवरहेड्स भी 5% से कम होगा, तो टोटल बिल भी 5% का इंपैक्ट आएगा। आप डायरेक्टली इसका 95% ले लें, ऐसा भी कर सकते थे आप। सर ये तो आपने लेबर की कॉस्ट 100 ली है ना, आप कोई और नंबर ले, ऐसा नहीं होगा। कर लेते हैं। लेबर की कॉस्ट लेट से हम ले लेते हैं 300। वेरिएबल ओवरहेड्स कितने होंगे? 300 का 60%। वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हो जाएंगे? 300 का 60% जो है वो बन जाता है 180। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 480। अगर मैं बोलूं लेबर की जो कॉस्ट आपने चार्ज करी है उसमें से 5% इस प्रोडक्ट से बिलोंग नहीं करती थी, उसको हटाएं, तो आप कहेंगे कि सर 300 का 5% हटाना है, यानी कि बच जाता है 95%, तो आप इसका 95% ले लें, 285 आ गया। ये वाली वैल्यू अगर आप 285 का 60% ले लेते हैं, 285 का 60% ले लेते हैं, तो ये वाली वैल्यू बन जाती है 285 इंटू 60%, यानी कि 171, और टोटल वैल्यू बन जाती है 456। सर क्या और कोई तरीका है? हाँ, वही वाली बात कि आप 300 का भी 95% ले लें और आप 180 का भी 95% ले लें, इसी वैल्यू पर आएंगे। या अगर दोनों चीजों ने 5-5% कम होना है तो टोटल का ही 95% ले लें, टोटल का ही 95% ले लें, तो भी 456 ही आएगा। बात समझ रहे? यहां पर वीडियो को पॉज कर कर यहां तक की चीजों को एब्जॉर्ब कर लें, समझ लें, फिर आगे आप बढ़िएगा। सवाल तो आपने आराम से रीड किया होगा। अब यहां पर क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, गौर से सुने। जब मैंने रॉ मटेरियल की गलत वाली कॉस्ट निकाल दी, तो मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट बच गई। अच्छा, कन्वर्जन कॉस्ट में गलती ये थी कि ये 5% ज्यादा था, है ना? अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये लेबर की कॉस्ट नहीं है। ये 23860 क्या है? ये 23860 000 जो है वो लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट है। लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा, हमें इन दोनों को बाइफरकेट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम टोटल को ही 5% से कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों 5-5% से कम हो चुके होंगे। सर लेकिन उसमें मुझे मजा नहीं आएगा, आप इसको थोड़ा लंबी करें। अगर मैं लंबी करता हूं, पहले तो लंबी कर लेता हूं। गलत वाली रॉ मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट कितनी है? 20540 000 टोटल 444000 था। उससे से गलत वाली रॉ मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट जो अभी मैंने आपको कैलकुलेट करना भी सिखाई, वो हटा दें, तो बाकी क्या है? बाकी लेबर और ओवरहेड्स की कॉस्ट है। यानी कि ये 23860 000 में से लेबर भी है और ओवरहेड्स भी हैं। अच्छा, इन दोनों का कनेक्शन क्या है? अगर ये 100 हिस्से हैं तो ये 60 हिस्से हैं, सवाल में लिखा हुआ है। तो आप एक काम करें, 23860 000, क्योंकि ये 160 हिस्से हैं, ये 23860 000 कन्वर्जन कॉस्ट है। यानी कि इसमें लेबर भी है और इसमें वेरिएबल ओवरहेड्स भी है, और लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स का जो रेशियो है वो 100:60 का है। यानी कि 100 रुपए की अगर लेबर का खर्चा होता है तो 60 रुपीज का वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा होता है। तो अब आप इसमें से लेबर कैसे ढूंढेंगे? ये 160 पोर्शन है, इसको 160 से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें, ये लेबर की कॉस्ट है। और अगेन 23860 000 को 160 से डिवाइड करें और 100 से 60 से मल्टीप्लाई करें, 60 से मल्टीप्लाई करें, 60 पोर्शन ओवरहेड्स के हैं,
और इनको ऐड करें, देखें आप ये वाली ही अमाउंट पर पहुंचता है। बात समझ रहे हैं? इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब सही वाली लेबर की कॉस्ट क्या है? सर इसमें 5% जो लेबर की टोटल कॉस्ट है उसका 5% किसी और ऑर्डर से बिलोंग करता था, एफ से बिलोंग नहीं करता था, तो इसका 95% ले लें। तो आपने ये पकड़ी वैल्यू, इसका ले लिया 95%। 14912 500 का 95% इसलिए लिया क्योंकि इसको 5% से कम करना है, एग्रीड। और ये वाली वैल्यू का भी या तो 95% ले लें, या आप चाहते हैं तो आप इसका 60% ले लें, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा लेबर की कॉस्ट का 60% है। तो आप देखें कि ये आपके पास ठीक वाली कन्वर्जन कॉस्ट आ रही है। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच करती हैं? बिल्कुल करती हैं। ठीक है, आपने अपनी कन्वर्जन कॉस्ट को ठीक वैल्यू पे लिया है। अब चाहें तो आप जैसे मैंने वर्किंग करी है वैसे कर लें। हाँ, ये वाली वर्किंग तब जरूर काम आती जब सवाल में लिखा हुआ होता कि वेरिएबल ओवरहेड्स में भी कोई गड़बड़ है, तो उसको भी अगर मुझे सही करना होता तो मैं कर सकता था आराम से। अदरवाइज आईकेप ने डायरेक्टली इसको 5% से रिड्यूस कर दिया और दोनों का इम्पैक्ट ले लिया, जो बात मैंने अभी आपसे डिस्कस करी बहुत देर तक। बहरहाल, अब रिवाइज्ड रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैसे आ रही है ये भी देख लेते हैं। हमारे पास सवाल में पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ था ₹526,329 incurred during the year on transportation of raw material R to the factory was erroneously charged to administration expenses. Raw material R is used in the production of product F only. रॉ मटेरियल कहाँ इस्तेमाल होता है? रॉ मटेरियल सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट एफ में इस्तेमाल होता है। अच्छा, कितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल आर की कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल हुई है? अगर साल के शुरू में 2 लाख पड़ी हुई थी, अगर साल के शुरू में 2 लाख पड़ी हुई थी और 1600,000 मजीद खरीदे और साल के एंड में 220 पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब मैंने 1580,000 की क्वांटिटी इस्तेमाल करी होगी। इस चीज को जरा समझ ले। देखें आपने किया क्या, आपने देखा भाई साल के शुरू में 2 लाख की क्वांटिटी पड़ी हुई थी, 1.6 मिलियन की और खरीदी, 1.8 मिलियन हो जाते हैं। साल के आखिर में 220,000 पड़ी हुई है, इसका मतलब जो इस्तेमाल हुई है वो 1580,000 हुई है। 1580,000 का रॉ मटेरियल 1580,000 का रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। और अब नया और ठीक वाला रेट 13.292404 है वेटेड एवरेज मेथड्स के हिसाब से। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास रिवाइज रॉ मटेरियल की ठीक वाली कॉस्ट यहाँ पर ये इस तरह से आई, रिवाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, और इसमें आपने ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी और ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट में कोई गलती नहीं है वो ऐड किया। अब टोटल आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर सेल 440,000 आ गए, और 47669,000 की उनकी कॉस्ट है, जिसमें से 43669,000 ड्यूरिंग द ईयर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और 4 मिलियन की ओपनिंग इन्वेंट्री है, और क्वांटिटी आपकी प्रोडक्शन की 4 लाख है और ओपनिंग की 40,000 है। तो टोटल क्वांटिटी 4,40,000 बनी, जिसका टोटल अमाउंट 47669,000 बना। वेटेड एवरेज रेट निकाल लेंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं कि मेरे पास जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था वो 4 मिलियन का था, मैंने ड्यूरिंग द ईयर जो प्रोडक्शन करी वो 43,669,000 की करी। इसमें कितने यूनिट्स हैं टोटल? 40,000 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक में पड़े हुए थे और 4 लाख यूनिट ड्यूरिंग द ईयर बना है। तो एवरेज रेट आ गया 108.3386 का। 108.3386 का एवरेज रेट आ गया। हमें ठीक अमाउंट क्लोजिंग इन्वेंट्री की मालूम करनी थी। क्लोजिंग इन्वेंट्री के 42,000 यूनिट्स हैं, ये रहे 42,000 यूनिट्स है, क्योंकि 42,000 यूनिट जो हमें दिए हुए हैं उसको हमने अपने रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। रेट जो है वो 108.3386,364 का रेट है। तो ये हमने प्रोडक्ट एफ को भी ठीक कर लिया। प्रोडक्ट एफ को भी ठीक कर लिया। ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर वीडियो को पॉज कर और 1 से 2 बार दोबारा 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 सेम चीज़ें देखी जाएं। ज़रूरत इस बात की है कि 1 से ज़्यादा बार इस वीडियो को देखा जाए। इस वीडियो में बहुत सारे नए नए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पर आपको ग्रिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आगे बढ़ जाते हैं और हम आ जाते हैं फिनिश गुड्स जी पर। फिनिश गुड्स जी की बात करते हैं। लिखा हुआ है क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ प्रोडक्ट जी इंक्लूड्स 5000 डैमेज्ड यूनिट्स। अच्छा जी, यानी कि इन 55,000 यूनिट्स में ये जो आपको 55,000 यूनिट्स दिए हुए हैं ना, ये जो आपको 55,000 यूनिट्स दिए हुए हैं, इन 55,000 यूनिट्स में क्या है, इन 55,000 यूनिट्स में से 5,000 यूनिट्स डिफेक्टिव है। इन 55,000 यूनिट्स में से 5,000 यूनिट्स डिफेक्टिव हैं। क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ प्रोडक्ट जी इंक्लूड्स 5,000 डैमेज यूनिट्स। दीज वेर बीइंग रिपेयर्ड and repair cost of rupees 100,000 was incurred before year end and included in current year's production cost of product G। 5,000 यूनिट्स 55,000 में से डैमेज्ड हैं। डैमेज यूनिट्स IS2 के हिसाब से हम लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रिकॉर्ड करते हैं। These were being repaired and repair cost of rupees 100,000 was incurred before year end। साल खत्म होने से पहले मैं 1 लाख रुपए का इन पर मजीद खर्चा कर चुका हूं इनको रिपेयर करने के लिए। एंड इंक्लूडेड इन करंट ईयर्स प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जी, और इसको मैंने ड्यूरिंग द ईयर की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसमें शामिल कर दिया, यानी कि 59 मिलियन में शामिल है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिपेयर द यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट ₹150। अच्छा, एक और चीज लिखी हुई है, एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ ₹56,000 विल बी इनकर्ड आफ्टर द ईयर एंड ऑन दीज यूनिट्स। साल के बाद मजीद इन पर 56,000 का खर्चा होगा और फिर ये 1,500 रुपए के हिसाब से बिक रहे होंगे। ठीक है जी, प्रोडक्ट जी की यहाँ से और यहाँ से मुकम्मल इंफॉर्मेशन एक बार गो थ्रू कर लें, फिर आ जाएं आंसर की तरफ। अब आपके पास क्या लिखा हुआ है भाई, आपके पास जो है वो जो आपके पास प्रोडक्ट जी है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो गिवन है वो आपके पास 4.5 लाख यूनिट्स हैं जिसकी 59 मिलियन की वैल्यू दी हुई है। इसमें से रिपेयर कॉस्ट ऑन डिफेक्टिव यूनिट्स 1 लाख रुपए में माइनस कर रहा हूं। क्यों माइनस कर रहा हूं? मैं माइनस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये वाला खर्चा स्पेसिफिकली मैंने उन यूनिट्स पर लगाया है जो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री में मौजूद है। तो इससे मैं अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री की ठीक वैल्यू निकाल सकूंगा। देखिए, ये वो वाला खर्चा नहीं है। ऑल्दो कंपनी वेटेड एवरेज मेथड यूज कर रही है, कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्ट जी बेचे होंगे, लेकिन कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर जो प्रोडक्ट जी बेचे उस पर ये खर्चा नहीं हुआ था। ये खर्चा तो वो उन यूनिट्स पर हुआ है, उन यूनिट्स पर हुआ है जो डिफेक्टिव है और वो आइडेंटिफाइबल है कि वो क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं। तो इसके अलावा 900,000 का खर्चा है। और क्लोजिंग जो आपके कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास 6 मिलियन थी, यानी कि आपके पास रिवाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर सेल, रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर सेल ये आ गया। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या एडजस्टमेंट करी है, वो 1 लाख रुपए का खर्चा जो स्पेसिफिकली डैमेज्ड यूनिट्स पर लगा है उसको हटा दिया। क्योंकि अगर हम उसको रहने देते तो हमारा वेटेड एवरेज रेट ज्यादा हो जाता और वो दूसरे यूनिट्स पर भी बढ़ जाता, उन यूनिट्स पर भी बढ़ जाता जो यूनिट्स मैंने रिपेयर नहीं करे। ये तो आइडेंटिफाइबल यूनिट्स हैं और मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री की सही वैल्यू निकालनी है, तो मैंने यहां से इस वैल्यू को निकाला। मेरा वेटेड एवरेज रेट जो है वो 129.8 आ रहा। अब क्या होगा? अब देखिए, 50,000 यूनिट्स ऐसे हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री में जो डैमेज नहीं है। 50,000 यूनिट्स तो ऐसे हैं 55,000 यूनिट्स में से जिसका कोई मसला नहीं है, उनको मैं 129.8 पर ही वैल्यू करूंगा और उनकी टोटल वैल्यू 6490,000 ही आएगी। अब जो 5,000 यूनिट्स हैं, जो 5,000 यूनिट्स हैं जिनको मैंने स्पेसिफिकली, जिन पर 10,000 का खर्चा लगा रहा है, तो उन पर टोटल कॉस्ट कितनी लग चुकी है? 5,000 इंटू 129.8 एवरेज रेट के हिसाब से, और 1 लाख रुपए का स्पेसिफिक खर्चा इन पर लगा है, यानी कि 749,000 की कॉस्ट इन पर लग चुकी है। ये जो 5,000 डिफेक्टिव यूनिट्स है इन पर 749,000 की कॉस्ट लग चुकी है। इनकी एनआरबी कितनी है? एनआरबी कैसी आती है? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, 5,000 को 150 से मल्टीप्लाई किया, एक्सपेक्टेड सेल्स रेवेन्यू आया, माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल, उसमें से एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल को माइनस किया तो 7.5 लाख हमारे पास माइनस 56,694,000 की एनआरबी आ रही है। IS2 के हिसाब से हम अपनी इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी पर बुक करते हैं, तो हमारे पास इन दोनों में से लोअर 694,000 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 50,000 यूनिट्स की वैल्यू 6490,000 होगी और 5,000 यूनिट्स की वैल्यू 694,000 होगी, और इस तरह से टोटल वैल्यू 7184000 होगी।
तो फाइनली हमने इन्वेंट्री का ये वाला सवाल जो है वो पूरा का पूरा डिस्कस किया। इसके की एलिमेंट्स, की पॉइंट्स, की कॉन्सेप्ट्स जो डिफरेंट थे, थोड़े से यूनिक थे, उनको डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। इस वीडियो को बे इंतहा अच्छे से ज़रूर देखिएगा। ये आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।